हेलो फार्मा वालों, इसके पहले हमने वीडियो में देखा कि कैसे इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन आज हम समझेंगे कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। यहाँ एक मेडिसिन है लिपिटोर, इसमें अटोरवास्टेटिन एपीआई है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा है। जब ये फाइजर कंपनी के पेटेंट में थी तो इसकी एक टेबलेट की कॉस्ट थी लगभग 3.29 यूएस डॉलर। इमेजिन कीजिए, एक पेशेंट के लिए हर रोज ये लेनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही इसका पेटेंट एक्सपायर हुआ और जेनरिक वर्जन मार्केट में आया तो प्राइस गिरकर हो गई 0.3 यूएस डॉलर, मतलब 30 सेंट। ऑलमोस्ट 90% प्राइस ड्रॉप। वैसे ही हाल ओमिप्राजोल और डायबिटीज की ड्रग एम्पाग्लिफ्लोजिन के साथ हुआ। तो सवाल ये है कि क्या ये सस्ती दवा खराब है? जेनरिक ड्रग वही मेडिसिन जिसमें सेम एपीआई होता है और वो बॉडी में सेम तरीके से काम करती है जैसे इनोवेटर ड्रग काम करती है, और इनोवेटर से बहुत कम प्राइस में अवेलेबल होती है। तो प्राइस कम क्यों है? क्योंकि इनोवेटर ने रोड बनाया, आरएनडी किया और जेनरिक ने उस रोड पर गाड़ी चलाई। मतलब जेनरिक कंपनी को आरएनडी और क्लिनिकल ट्रायल में कॉस्ट रिकवर नहीं करनी पड़ती। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, उनका कंपटीशन प्राइस को कम कर देता है। अब हम टाइमलाइन चार्ट को समझते हैं, मतलब कब इनोवेटर प्रोडक्ट डेवलप होता है, कब पेटेंट मिलता है, कब जेनरिक एंट्री है, सब कुछ। सबसे पहले इनोवेटर न्यू ड्रग डेवलप करता है, जिसे आप ब्लू बार में देख सकते हैं, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसे 20 ईयर्स का प्रोडक्ट पेटेंट मिलता है, जिसे आप रेड बार में देख सकते हैं। ये मॉलिक्यूल पेटेंट सबसे स्ट्रॉन्ग सील्ड होता है और जेनरिक प्लेयर इसके एक्सपायर होने के बाद ही मार्केट में एंटर कर सकते हैं। बट 20 ईयर्स में बहुत सारा टाइम ड्रग डेवलपमेंट में ही निकल जाता है, इसलिए लॉन्च होने के बाद यूएस एफडीए की तरफ से उनको 5 ईयर्स की एक्सक्लूसिविटी मिलती है। मतलब इनोवेटर प्लेयर्स को एक्सक्लूसिविटी का मतलब होता है इनोवेटर के अलावा और कोई प्लेयर मार्केट में नहीं आ सकता। लेकिन असली खेल शुरू होता है NCE-1 डेट पर। ये वो दिन है जो लॉन्च के ठीक 4 साल बाद आता है, जब जेनरिक कंपनीज को अपनी एप्लीकेशन मतलब ANDA फाइल करने की परमिशन मिलती है। यहाँ इनोवेटर अक्सर अपनी मोनोपोली एक्सटेंड करने के लिए सेकेंडरी पेटेंट जैसे फॉर्मुलेशन पेटेंट, पॉलीमॉर्फ पेटेंट या प्रोसेस पेटेंट लगा देते हैं। अगर जेनरिक कंपनी ट्राई भी करती है इन सेकेंडरी पेटेंट को बाईपास करके, तो उसे पैरा 4 फाइलिंग करके मार्केट में एंट्री मिलती है। एक इनोवेटर ड्रग मार्केट में आने में 12 से 15 साल लगते हैं। पहले मॉलिक्यूल को ढूंढो, फिर एनिमल पर टेस्ट करो, फिर 1000 ऑफ ह्यूमन पर क्लिनिकल ट्रायल करो, फेज 1, 2, 3। इस प्रोसेस को बोलते हैं एनडीए, मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इनोवेटर प्लेयर एनडीए फाइल करता है, लेकिन जेनरिक कंपनी वेट करती है जब इनोवेटर का 20 ईयर्स का पेटेंट एक्सपायर होने वाला होता है, उसके बाद वो एंट्री लेते हैं। इनका प्रोसेस 2 से 4 साल का होता है। यहाँ एनडीए फाइल नहीं करते, जेनरिक प्लेयर ANDA फाइल करते हैं, मतलब एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट। जेनरिक कंपनी के लिए नए सिरे से क्लिनिकल ट्रायल नहीं करने पड़ते, इन्हें बस ये प्रूव करना होता है कि हमारी मेडिसिन इनोवेटर जैसी है, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। इसे बायो इक्विवेलेंस एंड डिसोल्यूशन मैचिंग कहते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इसके अलावा 505(b)(2) फाइलिंग भी होती है, जिसमें कुछ जेनरिक कंपनीज या कोई दूसरी कंपनीज डोजेस फॉर्म या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करके अप्रूवल ले सकते हैं। जेनरिक कंपनीज के पास मार्केट में एंटर करने के लिए बहुत सारे अलग अलग पाथवे होते हैं, जिन्हें हम पैराग्राफ फाइलिंग कहते हैं, जिसे आप सेकंड टेबल में देख सकते हैं। पैरा 1 फाइलिंग तब करते हैं जब इनोवेटर ने पेटेंट ही फाइल नहीं किया। पैरा 2 फाइलिंग तब करते हैं जब इनोवेटर का पेटेंट एक्सपायर हो चुका है। पैरा 3 फाइलिंग तब करते हैं जिसमें पेटेंट वैलिड है, जेनरिक कंपनीज वेट करेंगे एक्सपायर होने का। पैरा 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। जेनरिक कंपनी बोलती हैं इनोवेटर का पेटेंट तो या तो गलत है या हम उसको बाईपास करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। अगर जेनरिक कंपनी को पैरा 4 फाइलिंग करके NCE-1 डेट पर अप्रूवल मिलता है तो यूएस मार्केट में उसको 180 डेज की एक्सक्लूसिविटी मिलती है। मतलब 6 महीने तक सिर्फ फर्स्ट जेनरिक प्लेयर और इनोवेटर ही मार्केट में होंगे।
इन 6 महीने में कंपनीज हजारों करोड़ कमाती हैं, इसलिए जेनरिक कंपनीज के लिए पैरा 4 फाइलिंग में ही सबसे ज्यादा पैसा होता है। अब हम इनोवेटर या ब्रांडेड ड्रग वर्सेस जेनरिक ड्रग के डिफरेंस को समझते हैं। ये टेबल आपके इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो सकती है। सबसे पहला आता है इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा। इनोवेटर कंपनी एक मेडिसिन लाने के लिए 10,000 करोड़ से 22,000 करोड़ तक खर्च करती है, वहीं जेनरिक कंपनी सेम दवा को 10 करोड़ से 30 करोड़ में डेवलप कर लेती है। इसलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है क्योंकि उसको बनाने में पैसा भी कम लगता है। सेकंड पॉइंट आता है डेवलपमेंट टाइम का। इनोवेटर को लगते हैं 12 से 15 साल, वहीं जेनरिक को लगता है सिर्फ 2 से 4 साल। तीसरा आता है क्लिनिकल ट्रायल्स। इनोवेटर को सेफ्टी और एफिकेसी प्रूव करनी पड़ती है थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स में। जेनरिक को सिर्फ बायो इक्विवेलेंस प्रूव करनी होती है, वो भी सिर्फ 24 से 60 हेल्दी वॉलंटियर पर। यहाँ ये नहीं देखना कि जेनरिक ड्रग बीमारी ठीक करती है या नहीं, वो इनोवेटर ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। जेनरिक को बस ये देखना है जेनरिक ड्रग ब्लड में इनोवेटर ड्रग के बराबर अमाउंट और सेम टाइम पर पहुंचे। इसके बाद आता है मार्केटिंग। इनोवेटर कंपनी डॉक्टर के पास हैवी प्रमोशन करती है, जेनरिक कंपनी जनरली सब्स्टिट्यूशन मॉडल पर चलती है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इनोवेटर मेडिसिन मेनली R&D और क्वालिटी प्रोडक्शन पर फोकस करती है, वहीं जेनरिक मेडिसिन का काम होता है बल्क प्रोडक्शन। अब हमें ये तो पता चल गया कि जेनरिक मेडिसिन और इनोवेटर मेडिसिन सेम है, तो सेम का आखिर साइंटिफिक मतलब है क्या? सेम का मतलब है रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे US FDA, EMA, CDSCO ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए हैं, जैसे API मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट बिल्कुल सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूल में एक भी एटम का फर्क नहीं चलेगा, सॉल्ट भी सेम होना चाहिए। सेकंड आता है स्ट्रेंथ और रूट, मतलब अगर ब्रांडेड मेडिसिन 500 mg की टैबलेट है तो जेनरिक भी 500 mg की ही टैबलेट होनी चाहिए। थर्ड आता है असे, मतलब ड्रग कंटेंट। हर टैबलेट में 95 to 105% ड्रग होनी चाहिए इनोवेटर के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि एक में कम और एक में ज्यादा, या 95 से कम हो या 105 से ज्यादा हो। नेक्स्ट आता है इम्प्योरिटी। जेनरिक बनाते वक्त कोई भी नई हार्मफुल इम्प्योरिटी नहीं बननी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है बायो इक्विवेलेंस। इसे ध्यान से सुनिए। हम इंसानों के ब्लड में दवा की लेवल चेक करते हैं, इसमें मेनली 3 चीज मैच करते हैं इनोवेटर के कंपैरिजन में। पहला आता है Cmax, मतलब मेडिसिन खून में कितनी हाई लेवल तक गई। उसके बाद आता है Tmax, मतलब कितने टाइम में हाईएस्ट कंसंट्रेशन अचीव किया। और लास्ट आता है AUC, मतलब टोटल कितनी दवा बॉडी ने एब्जॉर्ब की, मतलब उसकी बायोअवेलेबिलिटी। रूल ये है कि जेनरिक ड्रग का रिजल्ट इनोवेटर ड्रग के मुकाबले में 80 to 125% के बीच में होना चाहिए। अगर दवा इस रेंज में आती है तो US FDA मानता है कि पेशेंट पर इसका असर बिल्कुल सेम होगा। इसलिए जब किसी फैक्ट्री में QC मतलब क्वालिटी कंट्रोल या QA में काम करोगे तो आपका काम यही इंश्योर करना है कि हर टैबलेट इस गोल्ड स्टैंडर्ड को मीट करे। नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन। इसमें Q 80% से ज्यादा चेक करते हैं। ये चेक करता है कि टैबलेट पेट में जाकर सही टाइम पर घुल रही है या नहीं। अगर आप सोचते हैं इनोवेटर का प्रोडक्ट कॉपी करना बहुत आसान है, बट ऐसा नहीं है। ये सारे पैरामीटर मैच करना भी बहुत टफ काम होता है। इसलिए जेनरिक कंपनी में भी एक अलग से R&D सेंटर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक केक बनाना टफ है या उस केक का एग्जैक्ट कॉपी बनाना, आपका आंसर होगा एग्जैक्ट कॉपी बनाना ज्यादा टफ है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जेनरिक मेडिसिन कोई जुगाड़ नहीं है, ये हाई साइंस, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल का नतीजा है। हमने ये समझा कि जेनरिक मेडिसिन का इकोनॉमिक प्राइस मतलब प्राइस ड्रॉप, स्ट्रेटेजी मतलब पैरा 4 फाइलिंग, और साइंस, ये तीनों पैरामीटर हमने जेनरिक मेडिसिन के बारे में समझे। लेकिन ये मेडिसिन फैक्ट्री में बनती कैसे है? आखिर आइडिया से लेके पेशेंट के हाथ तक आने में कौन कौन से स्टेप होते हैं? टोटल 8 स्टेप होते हैं, और आप इनमें से किस डिपार्टमेंट में फिट होंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो है जर्नी ऑफ जेनरिक ड्रग।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।